सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर D&K एकेडमी। बात कर रहे हैं हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, और ये है हमारा पार्ट 3, जिसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 यानी 51 से लेकर 75 यानी कि 75 तक की। इस वीडियो की जो आपको PDF मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पर, उसके लिए आपको विजिट करना होगा www.dkmpsc.com, और साथ ही इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से हमारी हमारी जो वेबसाइट है उसको आप विजिट कर सकते हैं और बहुत सारी और फ्री PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा फेसबुक पेज DKMPSC एकेडमी जरूर लाइक कर लें, ताकि आपको अपडेट्स रेगुलर्स मिलते रहें जो भी हम वीडियो डालें उनके। और इस वीडियो का यदि आप पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो निश्चित तौर से इसे आप पूरा देखिए। अगर आप इसे पूरा देखते हैं तो ही आप इसका लाभ ले पाएंगे, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को देखें। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 51, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो सबसे पहले रामचरितमानस क्या है वो देख लें। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है। ध्यान दीजिएगा, अधिकतर हम लोग इसे रामायण के नाम से जानते हैं, लेकिन ये रामायण नहीं है, तुलसीदास जी ने लिखा है। अवधी भाषा में ये लिखा है, भगवान राम की पूरी कहानी है, और 7 इसके अंदर कांड हैं। कौन कौन से 7 कांड है? जो पहला कांड है वो है बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्यक कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6वां लंका कांड, और 7वां जो है उत्तर कांड। ये 7 इसके अंदर कांड है, तो इसका आंसर है D 7। चलिए, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जिसे कहा जाता है, और ये दिल्ली के अंदर है। देखिए, इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 1959 में 1959 में की गई थी, और इसकी स्थापना की थी संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा, संगीत नाटक एकेडमी, और ये भी दिल्ली में ही है। संगीत नाटक एकेडमी भारत सरकार के तहत ये एक स्वशासी स्वायत्त संस्थान है, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ये भी इम्पॉर्टेंट संस्थान है, अपनी तरह का अनूठा है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान जो है वो पुणे में है। पुणे के अंदर जो है FTTI यानी कि फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान जो है वो पुणे के अंदर है। चलिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो आप सभी को पता, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो रति है। हास जो है वो हास्य रस का स्थायी भाव है। शोक की बात करें तो करुणा का है, और निर्वेद की बात करें तो निर्वेद जो है शांत रस का है, शांत रस का स्थायी भाव है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इसमें गुजराती भी देवनागरी में लिखी जाती है, इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मराठी भी लिखी जाती है और सिंधी भी लिखी जाती है। मराठी पूरी तरह से लिखी जाती है, सिंधी भी पूरी तरह से, गुजराती जो है आंशिक रूप से लिखी जाती है देवनागरी लिपि के अंदर। देवनागरी या इसे नागरी लिपि भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें शायद प्रश्न होना चाहिए था कि कौन सी लिपि नहीं लिखी जाती, तो उड़िया नहीं लिखी जाती है। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन की बात करें, सबसे पहले ये समझते हैं आखिर संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। तो संयुक्त व्यंजन 4 हैं, छ, त्र और ज्ञा, साथ में श। ये जो हैं 4 संयुक्त व्यंजन, एक छ है, एक छ का, आधा का और श इससे मिलकर बना है। त्र की बात करें तो ता प्लस रा से मिलकर बना है। ज्ञा की बात करें तो जा प्लस यहाँ से मिलकर बना हुआ है। इसकी बात करें तो शा प्लस रा से मिलकर बना है। तो ये 4 जो हैं ये संयुक्त व्यंजन है, तो इसका आंसर है ज्ञा। अगले प्रश्न की बात करें, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग। आपको विश्वास नहीं होगा, सूर्य शब्द का जो स्त्रीलिंग है, बहुत जगह मैंने ढूंढा इस प्रश्न का आंसर, जहाँ पर भी मुझे मिला ये सूर्य मिला है। तो सूर्य जो है सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग है। वैसे सूर्य शब्द की बात करें, सूर्य एक पुल्लिंग शब्द है। ध्यान दीजिएगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का सबसे सिंपल सा जो निकालने का तरीका होता है, जैसे आप बोलेंगे सूर्य आया,
और जो पुलिस आई। तो इस तरह से आप वाक्यों को बोल के देख लें, जो भी उसमें सही लगे वो आपको स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा। जैसे आया बोला तो आपने पुल्लिंग है, जैसे मूछ रखी, ठीक है, मूछ को क्या रखते हैं, रखी, तो रखी क्या है, एक वो स्त्रीलिंग है, मूछ शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। तो ये आप इस तरह से इन चीज़ों को देख सकते हैं कि कौन स्त्रीलिंग है, कौन पुल्लिंग है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, ध्यान दीजिएगा, चरण कमल बंदो हरिराई में श्लेष अलंकार नहीं है, क्योंकि श्लेष अलंकार जो होता है जिसमें कि एक शब्द आता है उसके अनेक अनेक अर्थ निकलते हैं, तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें जो है उपमा अलंकार है, यहाँ पर जो पैर हैं भगवान के, चरण हैं, उनको कमल की उपमा दी गई है, तो चरण कमल बंदो हरिराई में जो है उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार नहीं है। रूपक अलंकार में भी उपमा दी जाती है लेकिन दोनों एक समान हो जाते हैं, और अतिशयोक्ति अलंकार इसमें नहीं है। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिन शब्दों के अंत में उन्हें आ आता है उन्हें अक्रांत कहा जाता है, और एक होता आक्रांत, आकारांत। आकारांत जो होता है जिन शब्दों के अंत में बड़ा आ आता है। कैसे बड़ा आ आता है, जैसे इसमें लिखा मैंने राम, तो राम में क्या, अगर इसके विच्छेद करके मैं लिखूं तो र प्लस बड़ा आ प्लस छोटा माँ, ये भी आधा रहा है, प्लस आ, तो यहाँ पर अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो ये कौन सा है, अक्रांत है। वहीं अगर मैं लिखूं आता तो इसमें क्या, कौन सा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो ये क्या है, आकारांत है। वहीं अनुस्वार की बात करें तो अनुस्वार वो होता है जो कि ऊपर बिंदी, जैसे अंत में ऊपर बिंदी लगी है तो ये इन जिन शब्दों में ये लिखा देता है, जैसे संसार होता है, ठीक है, संसार में ये ऊपर जो बिंदी है ये अनुस्वार होता है। तो जो का, खा, गा, घा, या इनके जो पांचवा अक्षर होता है, पांचवा अक्षर कौन सा, जैसे का, खा, गा, घा में अड़ा होता है, ठीक है, चा, छा, जा, झा में इया होता है, टा, ठा, डा, ढा में अड़ा होता है, ता, था, दा, धा में ना होता है, पा, फा, वा, भा में माँ होता है, ये क्या कहलाते हैं, ये अनुस्वार कहलाते हैं। वहीं अयोगवाह की बात करें तो अयोगवाह क्या है, अयोगवाह ऐसे वर्ण या ऐसे अक्षर हैं जो कि ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है। तो कौन कौन से इसमें आते हैं, इसमें सभी अनुस्वार शामिल हो जाते हैं, सभी अनुस्वार प्लस इसके अंदर कौन शामिल हो जाता है, विसर्ग शामिल हो जाता है, जिसके बीच पीछे दो बिंदी लगी, तो आह और ये जो हैं ये सारे के सारे अनुस्वार जो होते हैं ये आयोग वाह कहलाते हैं। वहीं अंतस्थ की बात करें तो अंतस्थ के अंदर वो शब्द शामिल होते हैं जो कि या, रा, ला, वा, ये हैं अंतस्थ। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है, तो विषम संयोजन की बात करेंगे। रस्सी क्या एक तद्भव शब्द है, तो निश्चित तौर पर रस्सी जो है एक तद्भव शब्द है। रस्सी का जो तत्सम होता है वो होता है रज्जू। पुरोहित की बात करें तो पुरोहित तत्सम शब्द है। सरकारी जो है वो फारसी शब्द है, लेकिन लीची जो है तुर्की शब्द नहीं, ये चीनी शब्द है। लीची और चाय ये दोनों क्या हैं, चीनी शब्द हैं, तो ये जो है विषम संयोजन है। सवर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, यानी कि सवर्ण जो होता है वो कहाँ से बोला जाता है, तो ध्यान दीजिएगा सवर्ण का जो उच्चारण स्थान है, सब जैसे आप बोलेंगे तो ये दांत के पास से, दांतों का जो मूल है वहाँ से बोला जाता है। वहीं कंठ से का बोला जाता है, खा बोला जाता है, गा, घा। तालु से बात करें तो तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। तालु से जो बोले जाते हैं चा वर्ण के जो होते हैं, छा वर्ण के जो होते हैं, चा, छा बोल के देखिए तालु से जीभ आपको टच करनी पड़ेगी। वहीं मूर्धा की बात करें तो टा जो होता है, टा जीभ को उल्टा करके तालु से टच करनी पड़ेगी आपको, टा, ठा, डा, ढा ये सब बोलने के लिए, तो ये क्या होंगे, मूर्धा होंगे। तो इसमें शाह जो होता है मूर्धा होता है, षटकोण ये वाला शाह जो होता है मूर्धा होता है। वहीं इस सा की बात करें तो ये दंत का दंतव्य होता है, और ये था इसके बारे में। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पत्नी का पर्यायवाची नहीं है, तो भार्या पत्नी का पर्यायवाची है, कलत्र पत्नी का पर्यायवाची है, दारा पत्नी का पर्यायवाची है, लेकिन अकर्जा जो है पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। अकर्जा का मतलब होता है सूर्य पुत्री, सूर्य की पुत्री, या फिर यमुना, या फिर जमुना, या फिर रवि तनया, ये जो मतलब होता है अकर्जा का मतलब होता है। तो पत्नी अकर्जा का पर्यायवाची नहीं है। उपर्युक्त का विलोम शब्द क्या होगा, उपर्युक्त मतलब ऊपर जिसका उल्लेख या ऊपर जो लिखा हुआ है वो, तो निम्नवत नहीं होगा, निम्न नहीं होगा, निम्नांकन नहीं होगा, निम्नलिखित जो होगा वो उपर्युक्त का विलोम होगा। अगले प्रश्न की बात करें, शिरोमणि का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो शिरोमणि का सही संधि विच्छेद सिरोधन मणि नहीं है, सिरधन मणि नहीं है। क्यों नहीं है, सिरधन मणि की इसके अंदर ना की मात्रा गलत लगी हुई है, ये इसका जो है सही संधि विच्छेद है।
दिए गए शब्दों में पारितोषिक का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो पारितोषिक का जो समानार्थी शब्द है वो कौन सा होगा? ध्यान दीजिएगा, पारितोषिक का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए जो इनाम दिया जाता है वो पारितोषिक कहलाता है। जैसे कि कोई प्रतियोगिता होती है, प्रतियोगिता में कोई अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसको जो इनाम की राशि उसे पारितोषिक कहते हैं। तो पुरस्कार जो होगा वो पारितोषिक का समानार्थी होगा। परोपकार नहीं होगा, प्रवीणता नहीं होगा, चतुरता नहीं होगा। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, वाक्य खंड किसके लिए? एक उपयुक्त शब्द चुनिए। तो भूभुड़ उसे नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता ऊसर। ऊसर जिसमें कुछ भी पैदा ना हो। उर्वरा तो वो होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें, यानी उर्वरा जो कि जिसमें सब कुछ पैदा हो सकता है, अच्छी जो भूमि होती है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। लोकोक्ति के लिए सही अर्थ का चयन, सिंपल सी बात है, ऊटपटांग बात करना नहीं है। राजा और सामान्य व्यक्ति की तुलना लग सकता है लेकिन है नहीं, बिल्कुल भी आकाश पाताल का अंतर ये है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अंतर। अगले प्रश्न की बात करें, दिए गए विकल्पों में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वर्तनी की दृष्टि से पल्लव क्या शुद्ध है? नहीं, पल्लव को ऐसे लिखते हैं। सामान्य जो है ये शुद्ध है, कालांतर नहीं बल्कि कालांतर होता है। क्या होता है? कालांतर होता है। परिहास नहीं, परिहास होता है। इसमें जो री की मात्रा है ये गलत है, सामान्य जो है वो सही है। एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा? एकाधिकार का विलोम, एकाधिकार मतलब जिस चीज़ पर, जो इंग्लिश में कहते हैं मोनोपोली, यानी कि जिस पर केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार हो। तो एकाधिकार का जो विलोम होगा वो होगा सर्वाधिकार। एकाधिकार का विलोम क्या होगा? सर्वाधिकार होगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इति धन आदि, ये सही संधि विच्छेद नहीं। इति धन आदि भी नहीं है, इति धन यादि नहीं है, इत धन आदि भी नहीं, इति धन आदि जो है वो सही संधि विच्छेद है। और सही संधि विच्छेद कैसे है? कौन सी संधि है? ये यण संधि है। ध्यान दीजिएगा, इत्यादि के अंदर जो संधि है वो है यण संधि। तो इम्पॉर्टेंट है यण संधि। चलिए, संधियों का मैंने पूरा वीडियो बनाया है तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि संधि विच्छेद इत्यादि का, इति धन आदि कैसे हो, इत्यादि को इसका जो संधि विच्छेद होगा इत्यादि कैसे बन गया। ध्यान दीजिएगा, ये ई जो है वो या में चेंज हो गया है। ई यहाँ पर लिखा था, ठीक है, ती का हमने ई ले लिया और ता जो है ता की जगह पर क्या आ गया? यहाँ पर ता आधा रह गया, ई की जगह पर क्या आ गया? या आ गया, तो ये इत्यादि में बदल गया। तो यण संधि को आप देख लीजिएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग जो होता है शब्द के आरंभ में, प्रीफिक्स भी इंग्लिश में कहा जाता है। तो शब्द के आरंभ में, शब्द के अंत में जो होता है वो प्रत्यय का प्रयोग होता है। अगले प्रश्न की बात करें, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें जो पर है, जो कारक हैं बहुत सारे हमारे यहाँ कारक होते हैं, कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है, संप्रदान होता है, अप्रदान होता है, तो बहुत सारे कारक होते हैं। उसमें जो ये वृक्ष पर है ये कौन सा कारक है? ध्यान दीजिएगा, ये जो है अधिकरण है। अधिकरण जो मतलब जिस किसी चीज़ के ऊपर बैठने की बात करते हैं या किसी के ऊपर चलने की बात करते हैं तो वो जो कारक होता है अधिकरण कारक होता है। तो पर जो कौन सा है? कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, ये आपने शायद बचपन में सीखी होगी, वो वाली चीज़ें ये पूरी हैं। देवासुर संग्राम में कौन सा समास है? देव और असुर। ध्यान दीजिएगा कौन सा है? देव और असुर। तो बहुब्रीहि नहीं है, कर्मधारय नहीं है, तत्पुरुष नहीं है, द्वंद्व समास है। जहाँ हम और या जिस जो आता है उसमें द्वंद्व समास होता है। तत्पुरुष जिसमें उत्तर प्रधान होता है और कोई एक कारक उसमें लगा होता है, कारक विभक्ति लगी होती है, वो होता है बहुब्रीहि। जो किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, कर्मधारय जिसमें एक शब्द से दूसरे शब्द की उपमा दी जाती है। अंतड़ियों में बल पड़ना का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बहुत ज़्यादा हंसना। बहुत ज़्यादा हंसने को क्या कहते हैं? अंतड़ियों में बल पड़ना। गगनचुंबी कौन सा समास है? तो गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाला या गगन को चूमना, या गगनचुंबी में गगन को चूमना, गगन को चूमने वाला। तो इसमें जो समास है वो तत्पुरुष समास है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चूमने वाले की बात हो रही है, ना कि गगन की बात चल रही है। तो इसलिए ये उत्तर पद प्रधान है, को विभक्ति लगी हुई है, यानी कि जो कारक लगा हुआ है। तो ये कौन सा समास हो गया? गगनचुंबी। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो ध्यान दीजिएगा, अभ्युदय जो शब्द है अभिधन उदय से ये मिलकर बना है और इसके अंदर ये यण संधि है, अभिधन उदय, और इससे बन गया ये अभ्युदय।
चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो ये अंतिम प्रश्न था, अगला प्रश्न है ही नहीं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपके जो कमेंट्स होते हैं हमें वो मोटिवेट करते हैं और अच्छा करने के लिए। और साथ में अगर आपका कोई सुझाव है तो आपके सुझाव ज़रूर हमें बताएँ ताकि हम इसमें और सुधार और बेहतरी कर सकें। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप देख रहे थे D&K अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।